क्या आप बोल सकते हैं कि अभी स्टार्टअप की जो वेव है, इज इट अ बबल? स्टार्टअप में वाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप क्यों कर रहे हो? स्टार्टअप्स की आज की डेट में रियलिटी है क्या? मनी रियलिटी है। वैनिटी रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है। कितना मुश्किल है या क्या इसका सच है? गूगल के सारे कीवर्ड्स पे ऐड चलनी चाहिए, हम लोग टॉप 10 में दिखने चाहिए। वाई? वाई वो स्टार्टअप फाउंडर एक्चुअलाइज नहीं कर पाता। कोई भी कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फाउंडर एंड अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, अर्ली स्टेज पे आप इन्वेस्ट करते हो, उतना आपको फाउंडर ज्यादा देखना पड़ता कहीं ना अलाइनमेंट नहीं बैठती। है। एक फाउंडर के साथ लड़ाई हो गई, आपकी कंपनी गई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था। ऐसा कोई रूल तो है नहीं यार। कोई कहता है सिंगल फाउंडर अच्छा, कोई कहता है हस्बैंड वाइफ नहीं होनी चाहिए। वो एलॉन मस्क सिंगल फाउंडर है। एक उल्टी स्टेटमेंट और सब का सब जो अपनी इतनी रेपुटेशन, सब बिजनेस है, वो इतना बड़ा लॉस में कन्वर्ट होता है। आपकी 10 अच्छी स्टेटमेंट्स और एक गलत स्टेटमेंट, मतलब यू हैव टू बी वेरी टॉकलेस। हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। शिट कैन हिट द फैन। आई डोंट थिंक एआई कैन एवर टेक ओवर क्रिएटिविटी। ग्राउंड रियलिटी बाद में हिट कर। जिस दिन आपने फ्यूचर और पास्ट में जीना शुरू कर दिया, आपके सालों साल बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचते रह जाओगे बट आप लाइफ को समझ नहीं पाओगे। एंड वी आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस जहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। ये तो मैं आपकी बात मान गया, बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हम पूरा बर्नआउट कल्चर पे चले जाएं। दोस्तों, स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत कुछ होता है। इन्वेस्टर्स से लेके स्टार्टअप्स, फंड रेजिंग, कई सारे इश्यूज वगैरह वगैरह। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हम टीवी में देखते हैं वो तो अलग है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये सब समझने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे, मिस्टर तुषार कंसल। सो ही इज द फाउंडर ऑफ कंसल्टेंसी वेंचर्स। ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इनका एक्सपीरियंस बहुत ही डाइवर्स है। बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्होंने काम किया है और अब जब ये स्टार्टअप्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ वन ऑन वन जुड़ते हैं, तो ये हमें इस पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने हमें गाइड किया कि क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की डेट में। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हैं तो आज आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, द बेसिक डूज एंड डोंट्स, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। So I'm definitely sure this episode will provide a lot of value to you all. थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द साक्षर दुगल शो। मैं सोच रहा था क्या पूछूं, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछूं, पर मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब जितना मैंने ऑब्जर्व किया एज ए लेमैन, कोविड के बाद से एकदम एक स्टार्टअप वेव आ गई। बहुत सारे फैक्टर्स, इतने बाहर से फंडिंग हो रही है, अच्छा कभी शार्क टैंक शुरू हो गया है, तो एक माहौल बन गया है कि जी मैंने स्टार्टअप खोलना है। मैं कितनी कॉलेजेस में कभी जाता हूँ ट्रेनिंग्स करने, तो जब भी किसी बच्चे से पूछो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये वो बड़ा एक फैंसी वर्ड हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप्स की आज की डेट में रियलिटी है क्या? बिकॉज बोलना बड़ा आसान है कि जी स्टार्टअप खोलते हैं, फंडिंग लेते हैं, बट कितना मुश्किल है या क्या इसका सच है? कुछ रियलिटीज़ हैं। एक तो मनी रियलिटी है। वो ये रियलिटी है कि डॉलर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंसी है, तो सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबिलिटी डॉलर्स में होती है। इंडिया में स्टार्टअप इंडिया के आने के बाद और एक्सेलेरेटर्स इतने खुल गए, एंजल्स इतने बन गए शार्क टैंक देख के, तो कैपिटल थोड़ी बेटर हुई है फॉर स्टार्टअप्स। पर अभी भी लार्ज टिकट साइजेस में इशू आता है अरेंज करने में, तो वी आर स्टिल अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री। दूसरी चीज़ है मार्केट रियलिटी, कि लोग कहते हैं कि इंडिया की 20 से 30 करोड़ की मिडिल क्लास है, बट आप सारी स्टार्टअप्स को देख लो, चाहे वो कोई भी कंज्यूमर स्टार्टअप हो, वो आपको बताएंगे कि 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। हर कोई 140 में से 5 करोड़ को बेचना चाह रहा है कि इन 5 करोड़ से बिजनेस बनाना है। तो जो नंबर्स आप प्रोजेक्ट करते हो वीसीज को, और जो बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, वो शीट्स अगर आप चौथे और पांचवें साल की प्रोजेक्शन देख रहे हो तो आपको दिखते हैं यार ये तो इतनी तो मार्केट ही नहीं है, जितनी ये मार्केट से ज़्यादा की तो प्रोजेक्शन दिखा रहा है, मैं अचीव कर लूँगा। ये मार्केट रियलिटी है। और तीसरी रियलिटी ये है कि इंडिया का कंज्यूमर सबसे ज़्यादा क्वालिटी डिमांड करने वाला, सबसे कम प्राइसिंग मांगने वाला, सबसे फास्ट सर्विस मांगने वाला और सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाला कंज्यूमर है। तो मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो कई बार मजाक मजाक भी नहीं करते, ये मार्केट रियलिटी है। बल्कि अगर इंडियन कस्टमर को बेच के दिखा दिया ना आप, बहुत टफ है। तो ये मार्केट रियलिटीज हैं जो स्टार्टअप को फेस करनी पड़ती हैं। बट आई एम श्योर आपने काफी एक्सपीरियंसेस भी देखे होंगे जहां पर प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक हैं। जो फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स, वो भी जमीन से जुड़े हुए हैं। दे आर एक्वेंटेड विद द ग्राउंड रियलिटी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो व्हाट आर द गुड हैबिट्स जो कोई भी स्टार्टअप फाउंडर को दिमाग में रखनी चाहिए, या मैं कह सकता हूँ हाइजीन? सबसे बड़ा तो ये है कि वैनिटी रीजन की वजह से कुछ भी ना करे, कि मेरे को
शार्क टैंक जैसा अमन गुप्ता बनना है और मेरे को मीडिया लाइमलाइट में आना है। बहुत सारे स्टार्टअप वाले हैं, वो स्टार्टअप शुरू करते ही यहाँ वहाँ इंटरव्यू देना और वो उसमें आ जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है वी आर नाउ अ फाउंडर। लाइमलाइट। वो लाइमलाइट का क्रेज है। लेकिन देखो, स्टार्टअप एक कमिटमेंट है और वो भी छोटी कमिटमेंट नहीं है। अगर आप उसमें घुस गए तो यू आर राइडिंग अ टाइगर, जिसमें आपको पैसा भी खुद अरेंज करना है, स्टाफ को भी खुद मैनेज करना है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी खुद सॉल्व करनी है, मार्केटिंग के चैलेंजेस भी खुद सॉल्व करने हैं, एंड यू हैव टू बी द फेस ऑफ इट। तो कई फाउंडर्स आपको मिलेंगे ना, स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, लेकिन अभी भी वो इन्वेस्टर की तरह चला रहे हैं स्टार्टअप, क्योंकि वो सच्ची में फाउंडर की तरह चला ही नहीं पा रहे। और इस वजह से स्टार्टअप के भयंकर लॉसेज हैं। आप देख लो, मामा अर्थ आज तक लॉस में है, अन अकेडमी हजार हजार करोड़ के लॉसेस, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे नहीं बिक पा रही कंपनी। स्नैपडील देखो, वो इतने साल हो गए, मेरे ख्याल से इतने इन्वेस्टर उसमें हैं जितने आप काउंट करते करते भी थक जाओगे, एक को भी एग्जिट नहीं दिया। तो मतलब इस टाइप के आपको केसेस बहुत मिलेंगे जहां पे इन्वेस्टर उस रोल को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, और वैनिटी रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है कि वाई वो स्टार्टअप फाउंडर एक्चुअलाइज नहीं कर पाता। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था। ये बहुत बड़ी ना एक डिस्पैरिटी लगती है कि एक तरफ, अब देखिए, आप तो स्पेस से हैं, आपको नंबर्स वगैरह सब समझ आता है। कोई आम आदमी वो टीवी अगर आज देख रहा है, लेट्स से शार्क टैंक देख रहा है, उसको वो ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप मामा अर्थ, रियलिटी है कि लॉस में है, बट उसका परसेप्शन क्या है, यही ब्रांड है, तो मंगवाएगा भी उससे, सब कुछ उससे करेगा। तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है बिटवीन कंपनी की रियलिटी क्या है वर्सेस उसकी परसेप्शन क्या है। बिल्कुल, क्योंकि वंस यू गेट मनी और आपके पास बहुत पैसा आता है, और शुरू में तो कम होता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग करके कर रहे होते हो। फिर जिस पॉइंट पे आपके पास वीसी मनी काफ़ी बड़ा आ जाता है या फिर स्टॉक मार्केट से आ जाता है, फिर तो आपके गेट्स खुल जाते हैं कि मतलब गूगल के सारे कीवर्ड्स पे ऐड चलनी चाहिए, हम लोग टॉप 10 में दिखने चाहिए। सो वो सारी चीज़ें करते कराते आपका कैश बर्न इतना बड़ा हो जाता है और विजिबिलिटी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है, अब जैसे बायजूस आप देख लो, दुनिया में हर कोई जानता है बायजूस, $22 बिलियन की वैल्यूएशन, अनलिमिटेड मार्केटिंग मनी, आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे थे, रोनाल्डो को उन्होंने लिया हुआ था, या कौन से यूरोपियन फुटबॉलर को $100 मिलियन। पीक पे है, फिर एकदम से पीछे की रियलिटी देखी नहीं कि भाई भयंकर लॉसेज हैं, बिग फोर को ऑडिटर है, वो 2 साल से अकाउंट साइन नहीं कर रहा, और पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉलो ऑन राउंड देने को रेडी नहीं है कि पहले आप यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करो। तो ये दिखता थोड़ा ना है, जो बेसिकली जो दिखता है वो ब्रांडिंग ही दिखती है, जब तक चीज़ें ठीक चल रही होती हैं। तो क्या ये बोल सकते हैं कि फाउंडर, आई एम श्योर कोशिश तो करता होगा सब। अब मैं अगर सिर्फ शार्क टैंक का एग्जांपल दूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में हमेशा जो नंबर्स आते रहते हैं, सिर्फ मैंने आई थिंक बोट का ही देखा था जो प्रॉफिट में, बाकी हार्डली कोई प्रॉफिट में होता है। तो क्या ये है कि वो मजबूर है, दे नॉट एबल टू डू थिंग्स जिससे वो प्रॉफिट में आ पाए, या फिर एक बार लाइमलाइट आ जाती है, इतनी आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग हो जाती है कि फाउंडर्स आर नॉट बॉदर्ड। नहीं, इसकी रियलिटी है साक्षर की, एक एनिमल स्पिरिट होती है कंपनी में, वो एनिमल स्पिरिट ग्रोथ से ही चल रही होती है। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, रेवेन्यू नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम गियर्ड अप होता है, ग्रोथ ग्रोथ। फिर उसमें फाउंडर ये कहता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, एंड जिस दिन वो यूनिट इकोनॉमिक्स पे लाने की कोशिश करता है, उस दिन खर्चे कट करता है, मार्केटिंग कट करता है, एम्प्लॉयज कट करता है, एनिमल स्पिरिट निकल जाती है कंपनी। एनिमल स्पिरिट क्या है एनिमल अगर स्पिरिट ये होती है कि आपकी सारी टीम्स को टारगेट मिले हुए हैं कि रेवेन्यू 50% बढ़ाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी फोकस ड्रिवन है? करना है। हाँ, तो वो अगर आप रोकोगे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, तो वो ग्रोथ वाले टारगेट्स भी फिर पीछे आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कैफे कॉफी डे का मैं आपको केस बताता हूँ। अब उनके ऊपर 2800 करोड़ का लोन था और उनकी डेथ हो गई, मिस्टर जो फाउंडर थे उनके, अनफॉर्चुनेट। तो जो मैम थी, उनकी जो मिसेस थी, शी फेस द डायलेमा कि देखो मेरे एक इस समय अच्छे नहीं चल रहे, बट मैं इसमें लोन बहुत, डेट बहुत लिया हुआ है। तो शी सोल्ड अ टॉप आईटी प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, और वो काफ़ी लोन पे बैक कर दिया। और उसके बाद जितने भी अनप्रॉफिटेबल सेंटर्स थे वो बंद, शट डाउन कर दिए। लेकिन वो सारी एनिमल ग्रोथ ही निकल गई, एनिमल स्पिरिट्स ही निकल गई कंपनी से। अब कंपनी ग्रोथ की तरफ है ही नहीं, दे आर कंफ्यूज्ड कैसे ठीक करें इसको बिना कैश बर्न करे, बिना खर्चा करे। तो वो एक पूरा, इट्स लाइक राइडिंग अ टाइगर। अगर आप उसको कोशिश करते हो कि मैं कम पैसे खिलाऊं, तो वो अपने आप ही स्लो हो जाता है।
और हर एक को ग्रोथ चाहिए। स्टॉक मार्केट कह रही है, सेबी कह रहा है अच्छा 3 साल से रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम आईपीओ अलाउ करेंगे। अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, बैंक वाला कहता है नहीं ये तो रेवेन्यू नीचे जा रहा है, मैं इसको लोन नहीं दूंगा। तो आपकी सब चीजें ग्रोथ के ऊपर टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं फिर प्रॉफिटेबिलिटी बैक सीट ले लेती है। भाई आपने कुछ एग्जांपल्स दिए जहां पर वो एनिमल स्पिरिट नहीं है, बट ऐसे भी कोई एग्जांपल्स होंगे अभी आज एग्जिस्टिंग नॉन कंपनीज और अपकमिंग कंपनीज जहां एनिमल स्पिरिट आपको पर्सनली देखने को मिली है कि यार ये बहुत ही तगड़ा, दे आर एक्चुअली ड्रिवन और रियलिटी में कुछ बहुत बढ़िया काम। बहुत कंपनीज हैं ऐसी, देहात जैसे हो गया कि दे आर फार्म टू फोक कंपनी है एंड वन स्टॉप शॉप फॉर फार्मर्स। एग्रीकल्चर में बिजनेस और ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है, बट प्रॉबली इट्स द ओनली वन जो बहुत सक्सेसफुली कर रही है उसको। जैसे पिक्सेल हो गया, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के अंदर, कि वो जितने भी सैटेलाइट डेटा है उसको बहुत माइन्यूटली एनालाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कर रही हैं। जैसे मेरे पास भी कई कंपनीज आती रहती हैं। एक कंपनी आई थी जो एआई को यूज़ करके एमआरआई इमेजेस को स्कैन करती है। अब क्या है कि मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा एक टास्क होता है टू एनालाइज द डेटा। तो अगर आप उसके अंदर रिलायबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी ला देते हो यूजिंग एआई, तो इट्स अ लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस टाइप से बहुत कंपनीज हैं जो बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही हैं। और जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है जो इसरो से इतनी हेल्प मिली उसको, और उसने 3D प्रिंटेड रॉकेट भेज के दिखाया। अब यहाँ पर ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को ये ऑब्जर्वेशन लगती है, मैं जब भी, चाहे वो बाहर का कोई शार्क टैंक हो, इंडियन सीजन हो, कुछ भी हो, या कोई भी कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फाउंडर एंड अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, वहाँ एक चीज मैंने देखी है, वो है कि कहीं ना अलाइनमेंट नहीं बैठती। कुछ फाउंडर ऐसी बात कर देता है, अच्छा इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो आपको भाप रहा है, वो सवाल पूछता है भापने के लिए कि कितना दम है फाउंडर में। फाउंडर कुछ ऐसी बात कर देता है, वो फिर वहां से बैक सीट हो जाती है, स्ट्रेट अवे आपको उसके फेस से पता होता है कि अब ये बाहर है इस चीज से। मैं किसी और से मिला था, बड़े ये नाम नहीं लूंगा उनका, बट एक बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं, एक इवेंट पे मिला, ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर फाउंडर को भांपना आता है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर को, उसका आधा बैटल वहीं वो जीत गया। तो ये कोई फाउंडर अगर आज कोई है तो कैसे भापे, कोई साइंस है इसके पीछे, कुछ चीजें बंदे को दिमाग में रखनी चाहिए। इन्वेस्टर की आपको दुखती रत पता होनी चाहिए, मतलब व्हाट इज हिज पेन पॉइंट। और उसका पेन पॉइंट ये है कि उसके पीछे जो एलपीज ने पैसे दे रखे हैं वो 35% एनुअल आईआरआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसको ग्रोथ दिखानी है आगे, उसको मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन दिखानी है जो उसको रिपोर्ट सबमिट करता है वो। और वो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स बेटर होने चाहिए, कंपनी की दिखना चाहिए कंपनी में कुछ हो रहा है। तो इन्वेस्टर की वो साइकी है। अब वो इन्वेस्टर को अगर आपको डील करना है तो वो परफॉर्मेंस के बेस पे डील करो, डेटा टाइमली भेजो। 90% कंपनीज डेटा ही नहीं भेजती। इधर इन्वेस्टर ने एक बंदा लगा रखा होता है, उसे डेटा भेजो डेटा भेजो, डेटा ही नहीं मिलता। तो फिर जब इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है कि सर अगले राउंड में आप लीड कर लो, फिर आप उसके पीछे भागते हो। तो वो है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है जैसे अन अकेडमी के केस में कि इन फाउंडर चाहता है कि वो भी हर राउंड में थोड़ा थोड़ा एग्जिट करता रहे। तो कंट्रोल लेकिन इन्वेस्टर के पास होता है, उसके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल्स भी होते हैं। तो उस केस में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इन्वेस्टर को भी एग्जिट करने के लिए फाउंडर की जरूरत है, फाउंडर को उसकी जरूरत है। और बोर्ड में अगर आप मिलके एक दूसरे का साथ दे के चलते हो तो तभी सक्सेस बनती है। अगर मतलब बहुत ऑब्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से या फिर एक को आप पूरा साइडलाइन कर दो, उससे नहीं चलता। दो टाइप के इन्वेस्टर्स मैंने जनरली देखे हैं। एक इन्वेस्टर होता है हार्ड कोर डेटा ड्रिवन, कि यार बिल्कुल डेटा पे जाना है, अभी जो कंपनी की हालत दिख रही है मैं उस पर डिपेंड करते हुए मैं आके पैसे लगाऊंगा। दूसरा होता है 50-50, वो शुरू में नंबर्स नंबर्स तो हर कोई दिखता है, बट वो फाउंडर पे बहुत बेट लेता है कि यार ये बंदे में दम लग रहा है मुझे, मैं फिर पैसे लगाता हूँ। क्या मतलब, ये देखो ये तो हम सामने से देखते हैं, बट रियलिटी में कौन सी अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव रहती है जनरली फॉर इन्वेस्टर्स, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। अर्ली स्टेज पे आप इन्वेस्ट करते हो उतना आपको फाउंडर ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन लेटर ऑन एक टीम बनी हुई है, बोर्ड बना हुआ है, उसमें आपने काफ़ी प्रोफेशनल्स भी रखे हुए हैं और आपको दिख रहा है कि फाउंडर कमिटेड है। तो फिर आप प्रोडक्ट भी देखते हो, आप सर्विस क्या है उसकी, प्रोडक्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, किस टाइप से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, फिर आप सारी चीज़ें देखते हो। तो मेरे हिसाब से, लेकिन
टू माय माइंड फाउंडर क्वालिटीज, फाउंडर मार्केट फिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी ने लीड करना है। जिस दिन आप फाउंडर को इक्वेशन से बाहर निकालते हो, उस दिन कंपनी डूब जाती है। तो क्योंकि उसी को पता है उसने कैसे हाउस ऑफ कार्ड्स असेंबल किया था, किस बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, किस बेसिस पे उसने मार्केट को मोनेटाइज करने का प्लान बनाया था। तो मेरे तो एक एग्रीकल्चर कंपनी थी, एग्रीटेक कंपनी, उसमें एक मल्टीलैटरल फंड ने पैसे डाले हुए थे, और बहुत सही चल रहा था, लेकिन वो सिंगल फाउंडर था, उसका को फाउंडर था ही नहीं, वन पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थी, विच इज ऑल्सो रेड फ्लैग फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। वाई? एक फाउंडर के साथ लड़ाई हो गई, आपकी कंपनी गई। तो उस केस में यही हुआ, मतलब मल्टीलैटरल फंड के बहुत ज़्यादा कंप्लायंस थे, तो वो इतना परेशान हो जाता था कि यार पूरे महीने हम आपकी कंप्लायंस ही पूरे करते रहते हैं, तो उससे झगड़ा कर लिया। तो वो कहते हैं वी कांट डू एनीथिंग, दिस इज आवर जॉब, वी आर ऑन अ जॉब। तो झगड़ा हो गया, वो छोड़ के उसको निकाल दिया एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने, और निकालते ही वो कंपनी डूब गई। और वो इतना उन्होंने 15-20 मिलियन डाल रखे थे, सारे डाउन चले गए। मैंने बहुत बार ये भी देखा है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई कहता है सिंगल फाउंडर अच्छा, कोई कहता है हस्बैंड वाइफ नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है 4-5 नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई रूल तो है नहीं यार, अब देखो इलॉन मस्क सिंगल फाउंडर है, हाँ, बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जेफ बीजो सिंगल फाउंडर है, मार्क जकरबर्ग सिंगल फाउंडर है। सबकी तो जब कंपनी ग्रो करी, सारे को फाउंडर तो बाहर निकाल दिए लोगों ने। मार्क जकरबर्ग ने तो किसी को नहीं छोड़ा। तो मतलब ऐसा कुछ रूल तो नहीं है। कई हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा करते हैं साथ में परफॉर्म, जिनकी अच्छी इक्वेशन होती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि फैमिली कंपनी बन जाएगी तो इन्वेस्टर का ख्याल नहीं रखेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज आप थायरो केयर में देख लो, फार्म इजी, जैसे उसमें भी विद फैमिलीज, लोग इन्फोसिस में जैसे, तो फैमिली था पूरा, हिसाब किताब पूरा, मतलब एज अ ग्रुप ऑफ फैमिली चलते थे सारे। तो ऐसा नहीं है, मतलब आई फील इंडिया में जो ट्रेडिशनल है वो तो विद फैमिली कल्चर ही रहा है बिजनेसेस में, एंड ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज लाइक अ फैमिली ऑल्सो। अब लेकिन वो वेस्टर्न मनी जब आता है तो फिर वो हायर एंड फायर, यू नो, टोटल कट थ्रोट प्रोफेशनल, एंड वो मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, वो थोड़ा सा एक नया, एक वो अलग टाइप की कंपनीज चल रही हैं। बट क्या आप बोल सकते हैं कि अभी स्टार्टअप की जो वेव है, इज इट अ बबल, इज इट एट अ बिगिनर स्टेज, या फिर हम काफी, मतलब जो सामने दिखता है वही हो रहा है? देखिए, स्टार्टअप्स विल ऑलवेज स्टे ट्रू टू द फैक्ट कि 90 to 90% ऑफ देम डू नॉट मेक इट बिग। व्हेन यू से बिग, तो बिग मतलब वो आगे के राउंड्स नहीं हो पाते, एक लेवल पे आके रुक जाती हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा बंद हो जाती हैं। तो वो रूल तो रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपने एक फंड है इनका, स्नैपडील वालों का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उनकी परफॉर्मेंस मतलब देख के लगता है कि देखो 10 में से 5 अच्छी कर रही। यूजुअली आप देखोगे तो 10 में से 2 या 1 ही मिलेगी जो अच्छी कर रही होती है। हाँ, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, मतलब दे डिड इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, जैसे बहुत ही, तो ऐसे बहुत रेयर फंड्स हैं, तो वो स्टार्टअप की रियलिटी है वो। मतलब स्टार्टअप भी जब ग्रो करती है तो इट स्टार्ट्स फेसिंग मेनी ट्रूथ्स, जैसे मार्केट रियलिटी उसको हिट करती है, फिर मैनेजमेंट बैंडविड्थ उसको हिट करती है, फिर फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं साइंड होता, फाउंडर एग्रीमेंट ही साइंड नहीं है, तो उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर नहीं है। तो बहुत सारे, फिर ईसॉप्स को देना है नहीं देना, उनको फिर वेस्टिंग करानी, मतलब उसको फिर एग्जिट देनी है नहीं देनी, बहुत डिसीजंस होते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब देखो, कोई डिग्री तो है नहीं कि मैं स्टार्टअप करूंगा ये डिग्री पूरी करूंगा। बंदा आता है, चीजें करता है, बाद में उसको रियलिटी चेक मिलता है कि तुम रियली में धंधा चला सकते हो या तुम्हें जॉब ही सूट करती है। अब जब आप इतने सारे फाउंडर्स वगैरह इन सबसे मिलते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच डिसाइड कि हाँ यार, तुम स्टार्टअप के लिए बने हो, मतलब धंधे के लिए बने हो, या फिर तुम्हें जॉब ही कर लेनी चाहिए, सो दैट बंदा वो डिल्यूजन में ना रहे कि जी जस्ट बिकॉज स्टार्टअप है मेरे को चलाना चलाना है, इससे अच्छा वो पहली एग्जिट मार के कोई अच्छी नौकरी ले लेता। बिकॉज बहुत केसेस हैं जहां पर अच्छे खासे कॉलेजेस से बंदे जाते हैं, बट जी हमने कॉलेज के बाद सीधा स्टार्टअप खोल लिया, 5 साल लगे में कुछ हो नहीं रहा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो चीज़ ये है कि सबको सबके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बनी नहीं है, और जॉब करने में भी क्या बुराई है। मतलब मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड सिंगापुर में वर्क कर रहा था, अभी मलेशिया में 10 करोड़ की सैलरी है, 5,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है, BMW चलाता है, बच्चे IB में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट रहता है, लेकिन नाउ ही इज़ यूज टू इट कि भाई ये मल्टीनेशनल तो ऐसे ही चलती है। तो अपना काम अच्छी तरह करता है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ता है, और अच्छा कमा रहा है।
तो फिटनेस पे ध्यान देता है। सिंगापुर में तो शाम को 4 बजे के बाद हर कोई रनिंग, साइकिलिंग, मैराथन, वहाँ तो पूरी कंट्री रन कर रही है। 4 बजे के बाद यूके में भी कोई काम नहीं करता, वो भी लाइफ ठीक है। स्टार्टअप में वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई आप क्यों कर रहे हो, और जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढी है वो वैनिटी तो नहीं है, मतलब वो आपने क्यों ढूंढी है। लोग कुछ भी करते हैं, मतलब जैसे एस्ट्रो टॉक, लोग सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजर के ऊपर 50 रुपये मिनट, 100 रुपये मिनट कौन देगा, दे रहे हैं लोग। 100 करोड़ से ऊपर का तो नेट प्रॉफिट है, और एक ऐप है जो बस आपको अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है एस्ट्रोलॉजर से, और उसमें कुछ खास नहीं है, बट ही हैज़ कन्वर्टेड इट इनटू अ बिजनेस। और अच्छा, मैं क्विक कॉमर्स का बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इट विल बिकम अ बिजनेस इन इंडिया, बिकॉज किराना स्टोर्स आपके घर पे भेज देते हैं सामान, अच्छे रेट पे भेजते हैं, फास्ट भेजते हैं, और पूरे इंडिया में किराना स्टोर्स भरे पड़े हैं। आई नेवर थॉट, मैं तो जब पॉडकास्ट करता था मैं सब जगह बोलता था कि दिस क्यू कॉम विल नॉट डू वेल, लेकिन लोगों को आलस घर पे मंगाना कि यार बहुत कन्वीनियंस। मतलब कि बटन दबाए 10 और मिनट में, हाँ। मंगा लिया। तो मतलब स्टार्टअप फाउंडर को ना बहुत सोचना चाहिए, पहले जॉब कर ले, पहले 2-3 साल जॉब कर ले, वर्क इन अ मैकेंजे, बेन, बीसीजी, वर्क इन बिग फोर, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, अर्नस्ट यंग, बिजनेस प्लान्स देखो, उनकी बैलेंस शीट स्टडी करो, किसी सीए के साथ वर्क कर लो, देखो कि लोग कितना कमा रहे हैं, मार्जिन्स है भी या नहीं। तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि जो बिजनेसमैन होता है वो 60%, 70% कॉस्ट होती है उसकी, उसके बाद फिर उसमें से मार्केटिंग कॉस्ट, फिर उसमें सैलरीज, फिर इंटरेस्ट, लास्ट में उसके पास 5 से 7%, 10% बचता है। ये रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर आप कमाते कैसे हो कि आप शेयर्स की वैल्यू करके आप किसी इन्वेस्टर को दे दो, दैट इज अ सेकेंड वे ऑफ अर्निंग, और वो ही अर्निंग का रास्ता है जो जिस मेक इट रिच, इट कैन मेक यू रिच। प्रॉफिट से रिच नहीं बन सकते। प्रॉफिट से रिच नहीं बन सकते। कितनी कंपनीज हैं, जेरोधा, जोहो, 2 कंपनीज हैं जो बाहर के इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया, लेकिन 8,000 करोड़ का एक का प्रॉफिट है और दूसरा भी सुपर प्रॉफिटेबल। डेडिकेशन देखो ना बंदों की, 10 साल 14 साल की उम्र से निखिल कामत, नितिन कामत जॉब करते थे, तब से वो लगे हुए हैं। तो यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड। आप एक डेकेड अगर देने को तैयार हो स्टार्टअप में, हो सकता है पिवट करना पड़े, कोविड आ जाए, 40% स्टार्टअप्स बंद हो जाए, हो सकता है पता नहीं क्या हो सकता है, शिट कैन हिट द फैन, बट यू हैव टू परसिस्ट। बहुत लोग परसिस्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको बोला जाता है। अब देखो ना, वो कोई लाइन डिसाइडेड नहीं है। अब कितने फाउंडर्स हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, तो उनको भी बहुत बार बोला, अरे छोड़ दे यार, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लॉस है, ये वो, लगे रहे, हो गया। ऐसी भी बहुत कहानियां हैं जहां पर लोग लगे रहते हैं, उनको भी बोला जाता है, बट वो उस डिल्यूजन में रहते हैं, नहीं यार उसके साथ हुआ ना, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। करते करते वो 5-6 साल पहले अगर निकल के अच्छी नौकरी कर सकता था, वो फिर इसमें फंसा हुआ है और ज्यादा फंस जाता है। तो आप लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरा टेक ये है कि जेंसन हुआंग का एक वीडियो था, एनवीडिया फाउंडर, ही सेड कि मुझे अगर पता होता कि इतनी प्रॉब्लम आएगी तो मैं कभी करता ही नहीं। जेंसन हुआंग, जो एनवीडिया इज द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट, वो खुद कह रहा है कि भाई मुझे पता होता तो मैं करता ही नहीं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपकी स्टार्टअप का बिजनेस प्लान नहीं चला या आपके फंड्स आउट हो गए तो आप दोबारा जॉब कर लो। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये क्वेश्चंस भी नहीं होते, वो कभी भी जॉब कर लेते हैं, फिर वो सबैटिकल ले लेते हैं, फिर वो 6 महीने घूमने चले जाते हैं। वेलफेयर सपोर्ट इतनी है गवर्नमेंट की। तो इंडिया में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमेशा हैंड टू माउथ के हिसाब चल रहा होता है, फैमिली को फीड करना होता है, और मेडिकल कोई ऐसा वेलफेयर सिस्टम है नहीं, मतलब यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। और एक बार अगर आपका मोटा खर्चा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो फैमिलीज पैनिक में आ जाती हैं। तो यहाँ पे पैनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लोग एकदम से एकदम से इनसिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि, लेकिन मेरे टू माय माइंड जो नई जनरेशन है जो जॉब्स करती है, दे कैन एनी टाइम ट्राई अ बिजनेस, और उसके साथ साथ अगर नहीं चला तो जॉब लर्निंग्स ही मिलती है। बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे एम्प्लॉय जिसने 3 साल खुद का काम ट्राई किया हो, वो तो आपका जो एक्चुअल एम्प्लॉय है। लेकिन जो क्यूबिकल में बैठा आ रहा हो पिछले 10 साल से, उसको तो आप बोलोगे बस ये शीट मैनेज कर दे, वो वही करेगा, बस उसको यही नहीं पता धंधा चल कैसे रहा है। तो ऐसे लोग तो बहुत वेलकम करते हैं आजकल इंटरव्यू में, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस हो जिसके पास। एक डॉट कॉम बबल आया था,
उसमें जो कंपनी अपने नाम के आगे इंटरनेट लगा देती थी, वहाँ उसको फंडिंग मिलती थी और बाद में हम सबको पता है क्या हुआ। अब आज मैं एआई के स्पेस में काम कर रहा हूँ, तो नॉट बिकॉज़ ऑफ स्टार्टअप्स, बट जनरली मैं देख रहा हूँ एआई का भी एक बबल बन गया। हर जगह कहा हुआ है, एआई जॉब ले लेगा, एआई ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो आज कंपनी एआई के साथ जुड़ी है, उसकी एकदम ब्रांडिंग, आप फंडिंग कुछ भी बोल लो, वो एक दूसरे लेवल पे चली जाती है। और ऐसा मेरा मानना है कि ये एआई बबल फटेगा। एआई में दम है, जैसे इंटरनेट में भी दम था, बट जो इतनी ऐरी-गैरी कंपनीज़ और ये सब उठे हुए हैं, ये हट जाएँगे। अब एआई का स्टार्टअप स्पेस में कितना बड़ा हौवा है? क्योंकि हम जॉब स्पेस में तो सुनते हैं कि जी ये जॉब चली गई, ये हो गया, वो हो गया। स्टार्टअप्स के केस में क्या है? लाइक द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, हाउ इज़ एआई इम्पैक्टिंग दैट स्पेस? आई डोंट थिंक एआई कैन एवर टेक ओवर क्रिएटिविटी। मतलब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डेटा से नहीं आती। क्रिएटिविटी एक ओरिजिनल थिंकिंग से आती है। बहुत आपको टॉप के क्रिएटर्स मिलेंगे दुनिया में, वो ये कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए बनाते ही नहीं कंटेंट, हम अपने लिए बनाते हैं और हम अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। लेकिन वो पब्लिक आइडेंटिफाई कर लेती है क्योंकि उसके अंदर एक्सीलेंस होती है, क्योंकि हमने खुद को खुश करने के लिए बनाया होता है। दूसरा एआई की रियलिटी है कि सब कंपनीज ने बहुत जॉब्स काटी है, तो सब डरते हैं कि ये तो 10,000 अमेजोन ने निकाल दिए, 5,000 उसने निकाल दिए। तो एआई इज एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जो भी रूटीन चीज़ें थी, वो जो एक एम्प्लॉय करा करता था, इट्स बीन डन बाय एआई। तो एआई इज़ अ रियलिटी। इनफैक्ट लाइक मेरी खुद की साली स्विट्जरलैंड में रहती है, उसके जो हस्बैंड है वो सारी जॉब छोड़ के, ही यूज टू वर्क इन टेक्सटाइल, देन यूज टू वर्क इन सप्लाई चेन, वो छोड़ के वो 2 साल का फुल टाइम एआई का कोर्स कर रहा है कि भाई फ्यूचर इज ऑफ एआई, कि मुझे 50 to 60 की एज में मुझे एआई में ही काम करना है। तो एआई एक रियलिटी है। और लेकिन ये भी फैक्ट है कि हर कंपनी अपने नाम के आगे एआई लगा के और एक आईआईटीएन को रख के और फंडिंग ढूंढने निकल जाती है। जिस तरह पहले कंप्यूटर लगा देते थे नाम के आगे, फिर आईपीओ कर लेते थे, या बायोटेक लगा देते थे, फिर नाम के आगे वो करके करते थे। तभी मतलब हम लोग तो बहुत टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस पे ध्यान देते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डिलिजेंस, अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस, फाउंडर बैकग्राउंड, and checking the market, distributors and all that, we also do technology due diligence ki it has to be checked, the technology has to be checked by a IITian or some techie guy to check करे कि वो genuine है या नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो यूट्यूब वीडियोस प्रोड्यूस करती है। तो एक दिन मेरी उससे बात हो रही थी कि हाउ डू यू वर्क, यू विल बी सरप्राइज्ड, 22 AI टूल्स यूज करते हैं आज के टाइम वो कंपनी। मतलब माइंड माइंड मिड जर्नी से लेके ओपन एआई, चैट जीपीटी, और वीडियोस जनरेट करने के लिए, इमेजेस जनरेट करने के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड, सब चीज़ के लिए एआई यूजर। बट द रियलिटी इज कि बहुत कुछ जो छोटी कंपनीज हैं, दे कांट अडॉप्ट एआई एट अ मैसिव स्केल। तो वो, लेकिन धीरे-धीरे उनको करना पड़ेगा सम पॉइंट। एंड आपने जॉब्स के बारे में बात की, जॉब्स ले रहा है ये वो। स्टार्टअप फाउंडर्स के पास आज की डेट में हर तो कोई टेक ही नहीं होता। एआई की नॉलेज कितनी है? बिकॉज़ आई एम श्योर कितनी बार आप सुनते होंगे, इनकी पिचेस सुनते होंगे, सब कुछ है। एआई वर्ड तो यूज़ होता है, बट हार्डकोर नॉलेज या फंडामेंटल बेसिक्स कितने लोगों को पता है? सीखना चाहिए ना, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया, मेरा साला जो स्विट्ज़रलैंड में रहता है, वो 2 साल का फुल टाइम कोर्स कर रहा है 50 की एज में। बिकॉज़ ही नोज़ कि अगर उसको अच्छी सैलरी के साथ जॉब वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, ही हैज़ टू लर्न। तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा टू फ्लो विद द टाइम्स। और जिस एम्प्लॉय को एआई नहीं आता, वो आज भी पुराने तरीके से काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम तो होगी उसकी। साइबर क्राइम मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो बहुत हम हर रोज़ ही डील करते हैं इससे। आजकल स्टार्टअप स्पेस में कौन से साइबर क्राइम ज़्यादा चल रहे हैं? स्टार्टअप स्पेस में तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स चलते हैं। बट जैसे ओएलएक्स पे मैंने देखा, मैं आई वाज़ यूजिंग ओएलएक्स, इतने सारे फ्रॉड मैसेजेस, प्रेस दिस लिंक, माय गॉड! मतलब माइंड बॉगलिंग। मतलब जिस लेवल पे, और आपको एसएमएस आता है आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें लोगो भी लगा हुआ है, मतलब इट्स लाइक, और वो बिल्कुल सेम एसएमएस होता ऑथेंटिक है लगता है, उसमें। हाँ। तो ओल्ड लोग तो क्लिक कर देते हैं। माय फादर्स फ्रेंड फ्रॉम आईआईटी, ही क्लिक्ड, उनका निकल गया करीब 2 लाख 2.5 लाख रुपए निकल गया अकाउंट से।
तो ये तो बड़ा, मैं तो आपको फ्रॉड उसकी क्या बात करूं मैं स्टार्टअप की, फ्रॉड वेंचर कैपिटल फंड्स हैं। मैं बताऊं सीपी में एक गाय, आप उसको डील भेजोगे वो आपको टर्म शीट भेज देगा साइन करके, उस पर यूएस के ठप्पे वप्पे लगे होंगे अच्छे खासे, और फिर वो उसकी टीम वाले, सर 18,000 रुपये वो लॉयर के दे दो और 20,000 रुपये का बिल भेज रहे हैं, ऐसे कर करके उससे निकालते जाएंगे और पर्सनल मीटिंग भी कर लेंगे सीपी में ऑफिस में, ओके, और उससे बात करेंगे, ब्लू स्मार्ट में $5 मिलियन डाले थे हमारे, डूब गए, लेकिन चलता रहता है। फाउंडर खुश, ओ सीपी में मीटिंग हो रही है, टर्म शीट मिली है, फिर उसको बोलेंगे 10 करोड़ की टर्म शीट है ना, 15 और डाल देंगे 6 महीने बाद, 2 लाख किसी से ले रखे हैं, 2.5 लाख किसी से ले रखे हैं, फिर उसके बाद जब पैसे अच्छे बन जाएंगे उसके बाद कहानियां शुरू, यूएस में रिसेशन आ गया है, हमारा एलपी पैसे नहीं रिलीज कर रहा, और ये है और वो, फ्रॉड वीसी फंड खुले हुए हैं। तो आपका तो एरिया बिल्कुल हॉट है, मतलब। डेटा की हम जब बात करते हैं, हर एक कंपनी आज डेटा यूज करती है, और बहुत ही कंप्लायंसेस को लेके आजकल फॉर्चुनेटली इंडिया में भी बहुत अवेयरनेस हो गई है। आई हैव सीन मेनी इन्वेस्टर्स, वो जब भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो कंप्लायंसेस देखते हैं कि बस सामने से ठीक लग रहा है, बट इनकी कंप्लायंसेस कितनी हो रखी है। अब एक नया डीबीडीबी एक्ट आने वाला है, उसमें अप टू 250 करोड़ की पेनल्टीज हैं अगर वो कंप्लायंसेस ना की जाए। रियलिटी में जब हम देखते हैं, आर फाउंडर्स सो कंप्लायंट, और उनकी ड्यू डिलिजेंस टॉप पर है, या अभी भी वो केयरलेस एटीट्यूड है? नहीं, ड्यू डिलिजेंस अच्छी नहीं होती फाउंडर्स की, मतलब स्टार्टअप्स वर्क लाइक अ फिश मार्केट, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपके प्रोसेसेस नहीं होंगे, दे जस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग पीपल हु आर कैरिंग द टीम अलोंग। और ड्यू डिलिजेंस, जब जैसे मैं आपको बताऊं, किसी कंपनी की हम आईपीओ रूट पे ले जाना शुरू करते हैं, तो जब हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो कंपनी के प्रोसेसेस बनाने में, अकाउंटिंग क्लीन करने में, वो करते करते ही 6 महीने बीत जाते हैं। तो इट इज़ द सेम, स्टार्टअप्स का भी सेम है। और आप बहुत, यू हिट द नेल एक्चुअली, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वीसी फंड बिना प्रॉपर चेक करे, बिना कॉन्फिडेंस रखे कि इट्स अ स्केलेबल कंपनी जिसका सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। और ड्यू डिलिजेंस भी 4-5 टाइप की करते हैं। फाउंडर बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो फाउंडर ने कमिट किया है, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, ये करा है। दूसरा, वो चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपने प्रॉपर साइन कर रखे हैं या वर्बल पे चल रहा है। तीसरा चेक करते हैं अकाउंटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपने कोई सीए रखा हुआ है, वो प्रॉपरली पेपर्स नहीं रखा हुए, उसने कंप्लायंसेस नहीं की हुई। चौथा चेक करते हैं टेक्नोलॉजी, कि जो आप टेक्नोलॉजी क्लेम कर रहे हो आपने बनाई है, अगर आप क्लेम कर रहे हो इट हैज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट, और तो वो टेक्नोलॉजी कितनी जेन्युइन है। और लास्टली मार्केट ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कि अगर आपने क्लेम किया है कि टुडे वी हैव दीज मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, तो मेक सम रैंडम कॉल्स, मीट वन डिस्ट्रीब्यूटर, कि इसका पेमेंट कैसे आती है, कितना सामान रखता है, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, डू ऑल दैट। मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं आजकल ना परसीव्ड वैल्यू का गेम है सारा। आपको जो मार्केट, अब सोशल मीडिया तो परसीव वैल्यू है, मैं जो दिखाऊंगा वही बिकेगा। तो हमने शुरू में भी इसके बारे में बात की, बट देखो, ऐसा मेरा मानना है कि परसीव वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। बट अगर आप परसीव वैल्यू को मैच नहीं कर पाते तो फिर बुरी तरह क्लैश होता है। हमने नंबर्स के बारे में बात की, बट अपार्ट फ्रॉम नंबर्स, आर देयर एनी अदर थिंग्स, एनी फैक्टर्स जो परसीव्ड वैल्यू तो चलो दिखा रहे हैं, बट पीछे अलग ही कहानी है, एक्सेप्ट फॉर नंबर्स? हमने नंबर्स की तो बात की है। प्रोडक्ट जो होता है ना, यू हैव टू लॉन्च विद अ बैंग, लेकिन इंडिया में क्या करते हैं, ओवर कमिट करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, आप देखो ना, इतना पंच मारा, इतनी मार्केटिंग, इतनी पीआर, हर जगह भाविश भाविश भाविश, जहां देखो भाविश, वो इंडिया का एलॉन मस्क बना रखा है। और स्कूटर जल रहे हैं सेंटर्स में। भाई तू प्रोडक्ट तो ठीक कर ले, एक बार प्रोडक्ट ठीक करेगा फिर लॉन्च करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड यामाहा? वो जापानीज है, वो 3 साल तक उसको इंश्योर करता है कि एक भी ना जले, उसके बाद लॉन्च करता है वो। उसको अपनी ब्रांड की बहुत प्यार है, क्योंकि 100 साल के लिए बनाई है ब्रांड। 50-50 साल से मारुबिनी चल रही है, और ये चल रही है सारी, टोयोटा कब से चल रही है, आज तक किसी ने ब्लेम नहीं करा। तो वो इंडिया का क्या है ना, जल्दी में, कि हमें जल्दी आईपीओ करना है, हाँ आईपीओ का साइज भी बड़ा करना है, उसमें बड़े बड़े हमने प्रोमिस कर रखे हैं जो रियलिस्टिक है ही नहीं। दैट इज द, मतलब अभी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कल्चर लाने में, कल्चर ऑफ एक्सेलेंस, जो विद टाइम आता है,
बहुत टाइम लगता है सप्लाई चेन्स को परफेक्ट करने में, प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करने में। कई कंपनीज कर रही हैं, जैसे भारत फोर्ज आप देखो, उसका नाम है। जैसे कई प्रोडक्ट्स आपके, कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल टाइम कि इंडिया वो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी कर्व पे ग्रो करे। इट टेक टाइम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम ही अभी डेवलप होना शुरू हुआ है। मैंने बहुत बार देखा है कि कंपनी अगर एक पोजीशन पे आ जाती है, फाउंडर का नाम है, लोग जानते हैं, एक उल्टी स्टेटमेंट और सब का सब जो अपनी इतनी रेपुटेशन, सब बिजनेस है, वो इतना बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी, फाउंडर्स हैव टू बी वेरी वेरी श्योर व्हाट दे आर स्पीकिंग। मतलब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। आप एल के सीईओ को देख लो, जिसने ये बोल दिया कि मैं तो संडे को भी बुलाना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ को। उस बंदे का खुद का बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, वो एल को कहाँ से कहाँ ले आया वाइल ही वाज वर्किंग ऑन द रोप्स। लेकिन वो स्टेटमेंट, इट इज़ सो हार्टलेस। मूर्ति जी तो मतलब खुद 70 घंटे काम करते थे अपने लिए, किसी और के लिए 2 घंटे भी काम नहीं करा, अपने लिए 70 घंटे करा होगा। अब सबसे अपने लिए 70 घंटे कराना चाहता, तो ही इज आइकन, बट इज इट रियलिस्टिक? मतलब तो बैकलैश हो जाती है ना, इतना आपकी रेपुटेशन है, इतना आपका नाम है। एक्चुअली एक, मतलब आपकी 10 अच्छी स्टेटमेंट्स और एक गलत स्टेटमेंट, मतलब यू हैव टू बी वेरी टॉक लेस। मतलब मेरे को लगता है यू शुड टॉक लेस, लेट योर प्रोडक्ट्स डू द टॉकिंग। मतलब कि आपके योर वर्क शुड स्पीक रादर देन यू स्पीकिंग मोर। एचडीएफसी, कभी आपने देखा एचडीएफसी की मैनेजमेंट कभी बहुत ज़्यादा मीडिया में आई हो, या बहुत ज़्यादा आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर? अब रघुराम राजन है, ही वॉज अ सेंट्रल बैंकर विद आरबीआई, और आरबीआई में रह के तू गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है? भाई, जिसने तेरे को बिठाया था, मतलब जिसने कंटिन्यू किया हुआ है, speak less. You are representing the central bank of a top economy. So that is the thing. सबको वो ना मीडिया का वो बाइट कर जाता है कि हम भी बोलेंगे। एक स्टेटमेंट है, आप मुझे बताना कितनी सच्चाई है इसमें। वीसी पिच डेक्स आर बोरिंग। हाँ, दे आर वेरी बोरिंग। व्हाई? Oh, I must have seen more than 20,000 or maybe 15,000। सेम चीज होती है। और यू कैन एक्चुअली सी इट इन 3 minutes। टक 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 टक, यू कैन सी इट। तो कितना देख लिया और सेम चीज हाँ, वो आप। पता चलता है अच्छा क्या है, क्या कहना चाह रहा है। मतलब इट इज सो इजी। प्रॉबेबली पिच डेक्स ने इंटरेस्ट होल्ड करना थोड़ा कम कर दिया है इन्वेस्टर्स का। कई इन्वेस्टर कहते भी हैं कि आप हमें पिच डेक मत भेजो, आप हमें स्टोरी बताओ कि आपने कैसे खोली कंपनी, क्यों खोली। स्टोरी टेलिंग, महाभारत रामायण स्टोरी टेलिंग, IIM अहमदाबाद केस स्टडी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग वर्क्स, पीपल आर हुक्ड बाय स्टोरी टेलिंग। तो हम भी बोलते हैं क्लाइंट्स को कि 3 टाइप के यूट्यूब के पिच डेक बनाओ, 5-5 मिनट के, 5 minutes, नॉट मोर देन 5 minutes। एक कहता है फाउंडर बैकग्राउंड, कि तूने कैसे ये सोचा कि ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। दूसरा, बिजनेस प्लान कि तू इससे कमाएगा कैसे। तीसरा, प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर कि ऐसे दिखता है, दिस इज द वे यू यूज इट। ये 3 चीजें। और प्रॉबेबली दे वर्क फास्टर देन पिच डेक्स। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पिच डेक के अंदर होती है वो इन्वेस्टर को चाहिए तो होती है, तो वो किसी ना किसी टाइम पे लेता है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो पिच डेक तो उसको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन बट हाउ उसमें। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग? यू हैव टू मेक इट मोर वेल डिजाइंड, यू हैव टू मेक इट मोर पिक्टोरियल। क्रिस्प। हाँ, क्रिस्प तो 15 स्लाइड से ऊपर नहीं होना चाहिए। 15 इज द मैक्स। 15 से ऊपर तो मतलब ही नहीं है। तो मैंने डंजो का पिच डेक आया था मेरे पास, उसमें मार्केटिंग स्लाइड में एक स्कूटर बना हुआ था जो आगे जा रहा है, बस। मार्केट, स्कूटर जा रहा है और पूरे इंडिया में बहुत डिमांड है, उसका मतलब वो था। और नीचे वहां 0 किलोमीटर और आगे एक डिस्टेंस का लिखा हुआ था, अनलिमिटेड। बस वो मार्केटिंग स्लाइड थी, बट इट वाज सो इम्प्रेसिव। मतलब क्रिएटिविटी। हाँ, आई थॉट ये सही कह रहा है बिल्कुल। सो दैट इज द केस। बट आई एम श्योर बहुत सारी आपके पास ऐसी भी आती होंगी पिच डेक्स जो बिल्कुल इससे उल्टी हैं। कई बार तो 100 स्लाइड्स, 60-70 स्लाइड्स और इंफॉर्मेशन भरी। मतलब जैसे पीएचडी का रिसर्च पेपर होता है ना, घुसा रखी थी इंफॉर्मेशन। ओ, तो यू कांट रीड दोस, मतलब बहुत इम्पॉसिबल। चैट जीपीटी पे अपलोड करके उसको बोल दो सिनॉप्सिस दे। चैट जीपीटी दे देता सिनॉप्सिस। तो सर, आपने इतने इतने सालों से आप काम कर रहे हैं स्पेस में,
कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसी लर्निंग्स आपको ज़रूर आपकी जर्नी में मिली होंगी। बट अगर मैं कहूँ आप जहाँ पे भी आज खड़े हैं, पोज़ीशन पे खड़े हैं, व्हाट आर दोज़ सीक्रेट्स बोल सकते हैं, व्हाट आर दोज़ लर्निंग्स जो आप अप्लाई करते हैं, डेली बोल सकते हैं आपके लाइफ़ के मंत्रास हैं, जो आज भी आपको हेल्प करते हैं? लाइफ को जीने के जो हैं, तो जिस दिन आपने फ्यूचर और पास्ट में जीना शुरू कर दिया, आपके सालों साल बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचते रह जाओगे, बट आप लाइफ को समझ नहीं पाओगे। लाइफ में आपको सुबह उठ के हेल्थ पे ध्यान देके योगा, प्राणायाम, वॉक्स, उसके बाद आपको आई विल लिव टुडे वेल। तो लिविंग वन डे एट अ टाइम तो आपको करना ही पड़ता है, और दैट इज वन थिंग। मतलब आज के ध्यान, जस्ट फोकस ऑन टुडे, मेक इट यूजफुल। जो एंड ऑब्जेक्टिव है सब चीज़ों का, वो हैप्पीनेस है। एंड ऑब्जेक्टिव कुछ और नहीं है, इट हैज़ टू बी हैप्पीनेस। बिकॉज जैसे वो कहते हैं ना कि अगर एक आदमी हेल्दी है, ठीक है हेल्थ उसकी, तो उसके 100 टारगेट्स होते हैं। मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। जिस दिन वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा होता है, उस दिन उसको एक ही टारगेट होता है, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो हेल्थ अच्छी रहे, आप हैप्पीनेस इज द की। तो उस पर आप अगर फोकस करके चलोगे, यू विल अटेन मोर, यू विल कनेक्ट मोर विद पीपल, यू विल अटेन मोर विद पीपल। और एक मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, और मैं स्कूल टाइम से ही लाइक 3 आवर्स अ डे नॉन फिक्शन, आई नेवर रेड फिक्शन। तो वो मैं बहुत करता हूँ। और टाइम आजकल कैसे इतने निकालते हैं? कहीं भी, जैसे अभी मैं कैब से आ रहा था, तो रास्ते में 1 घंटा था मेरे पास, आई जस्ट स्किम थ्रू एक ब्लिंकिस्ट करके ऐप है। वो बुक का सिनॉप्सिस आपको 18 मिनट्स में दे देती है, 20 मिनट्स, 18 मिनट्स। वो चला दिया, एक बुक पढ़ ली। कहीं से भी निकाल लो टाइम। वर्क एथिक पे बहुत एक क्वेश्चन आता है, और ये जनरली नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, कि मैंने पर्सनली देखा है, आई एम पार्ट ऑफ जेनजी। हमारे से जो पहले की जनरेशन थी ना, उनका वर्क एथिक बहुत हाई था, बहुत हाई। अब आप ये बोल लीजिए फैक्टर्स थे, फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास 10 और चीजें हैं, तो हम थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए हैं। बट आज अगर स्टार्टअप फाउंडर्स की बात करते हैं, कंपनी फाउंडर्स की, कितना बड़ा वर्क एथिक डिफरेंस आप देखते हो, और कितना इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे लेवल पे करना? जो पहले के अकम्पलिश्ड लोग थे, जिन्होंने आज कुछ अचीव करा, पहले मतलब हम 10-15 साल 20 साल पहले। पिछली जनरेशन, योर फादर, माय फादर, वो लोग काम करते वक्त सोचते नहीं थे कि भाई कितना टाइम लग रहा है उसमें, और बहुत ही डेडिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा। और उनकी लाइफ में सोशलिज्म से बड़े हुए थे, जब इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, प्राइवेट कंपनीज का कुछ होता ही नहीं था, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा थी, कोई कोई इकोसिस्टम नहीं था। ज़्यादातर तो अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के यूएस चले गए 70s में, 80s में। आज के इंडिया में जियो आ गया 2014 में, टीयर 2, 3 सिटी सब जगह इंटरनेट है, हाई स्पीड। स्टार्टअप इंडिया शुरू हो गया था 2015-16 में। उसके बाद से इनक्यूबेटर खुल गए 500। फिर वो शार्क टैंक भी आजकल आ गया। तो अवेयरनेस, सबको अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें यू कैन यूज योर लीवरेज मोर टू अटेन मोर। जैसे लीवरेज क्या है कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं आपको कम सैलरी पे, बिकॉज इंडिया में बहुत एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें लीवरेज हैं। टेक्नोलॉजी, बहुत जल्दी आप ऐप्स यूज़ कर सकते हो कुछ क्रिएट करने के लिए। आपके पास इतने टूल्स हैं, और फ्रीमियम पे चल रहे हैं, इन्वेस्टर के पैसे पे चल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। तो वो लीवरेज बहुत है आज के टाइम में कुछ क्रिएट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन बहुत है। मतलब आज एक कंपनी मामा अर्थ क्यों लॉस पे है? क्योंकि वो जिस दिन सोचे कि मैं प्राइस बढ़ाऊं, एक नया D2C प्लेयर आ जाएगा जिसको कोई इन्वेस्टर 50-100 करोड़ रुपए दे के, और वो लॉन्च कर देगा उससे सस्ते में, वो फंसे हुए हैं। और वो मार्केट ले जाएगा। हाँ, तो वो फंसे हुए हैं, वही एनिमल स्पिरिट ग्रोथ वर्सेस कॉस्ट कटिंग, उस फेयर में ही फंसे हुए हैं। सैंडविच हाँ, हो जाता है। सैंडविच। इट्स जस्ट लाइक यूएस की स्टॉक मार्केट में 60% कंपनीज लॉस मेकिंग है, और अगर उनको स्टॉक मार्केट का मनी नहीं मिलता तो वो शट डाउन हो जाएंगी। दे कांट चेंज द बिजनेस प्लान, वो लॉस मेकिंग पे ही सेट है। रनिंग टाइगर वाली। बस वो रनिंग टाइगर है कि वो या तो स्टॉक मार्केट का पैसा आए, या फिर कोई सोवरेन फंड या वीसी फंड दे दे आपको। टेमासेक ने दे दिया, मुबादला ने दे दिया, या शेख का ऑयल मनी है तो ईमार को दे दिया, ईमार ने वो बिल्डिंग्स बना दी, ऑयल मनी का पैसा आ रहा है। या उधर एवरग्रांडे था चाइना में, चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा ब्लैंक चेक दे रखा है कि हमें वेस्ट टाइप की सिटीज बनानी है,
उसके लिए तू 700 बिलियन ले ले, तू 500 बिलियन ले ले। फ्री फ्लो ऑफ मनी वो चाहिए, वो आज है, वो पहले नहीं था। तो सब चीज़ें आजकल डिफरेंट है। आपने वर्ड यूज किया कंपटीशन बहुत है। मेरा इस पे एक हल्का सा अलग टेक है, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। आज रिसोर्सेज बहुत है, बट उतने ही डिस्ट्रैक्टेड है, उतने ही डिल्यूजन है, उतने ही लैक ऑफ फोकस है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते हैं कि कंपटीशन कम है। एक बंदा, आपने डेडिकेशन की बात की, अगर पुरानी जनरेशन का वर्क एथिक, अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर्स की बात करूँ, वो ले आए और रिसोर्सेज का एक फ्यूजन कर लें, बंदा तो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। और तभी आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जो जैसे सुंदर पिचाई हो गए, या माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या CEO नडेला। सत्या नडेला। पीपल आर विलिंग टू बेट ऑन देम अनलिमिटेड मनी, बस वो बंदा आपकी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। उस टाइप का डेडिकेटेड टैलेंट वो कम है, बट वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। और ये जो हमने, आपने पीछे बोला सर, वही 70 घंटे 100 घंटे, चाहे अपना ही काम कर रहे हैं, क्या एक स्टार्टअप फाउंडर के इनिशियल स्टेजेस में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, या फिर वही चीज़ जो हम इंस्टाग्राम कोट्स में पढ़ते हैं, अरे भाई मैं तो लगा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा, ये वो। आप देखो ना, जब हम एक फाउंडर से बात करते हैं तो यंग फाउंडर को बहुत चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जैसे एक बात बतानी पड़ती है कि भाई तेरे अगर तू बिगेस्ट क्लाइंट्स चेस कर रहा है, उस क्लाइंट ने तेरे को बोल दिया कल शाम बॉम्बे में मिलते हैं, तो फ्लाइट लेके जाएगा ना कल शाम। यानी तेरा पर्सनल लाइफ नहीं मैटर करता कि बेटी की तेरी वो थी, बास्केटबॉल क्लास थी या कुछ था। फॉर यू दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं है। लेकिन 2 दिन तक तेरे पास काम नहीं है, तूने 6-6 घंटे फैमिली के साथ स्पेंड कर लिए। तो गिव एंड टेक पे करना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस ना, ये अंग्रेजों ने बनाई है टर्म, क्योंकि वहाँ पे 4 बजे के बाद कोई काम नहीं करता। यहाँ पे वो ट्रू होल्ड करती नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी हाई पॉपुलेशन, lot of educated people searching for jobs, businesses. People are not willing to pay well for products and services, and we are in a very competitive space जहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। आप जहाँ जाओगे वहाँ मंदिरों में लाइन है, मेट्रो पे लाइन है, बस स्टॉप पे लाइन है, शॉप्स के अंदर लाइन है, कॉफ़ी शॉप में लाइन है, पासपोर्ट की लाइन है। तो वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे वो वर्क लाइफ बैलेंस, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि आपका फिक्स तरीके से डेली वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा, आपके पास सुबह 9 बजे आपके क्लाइंट का फ़ोन आ जाए, ठीक है, कई लोग नहीं उठाते, फिर वो 10 बजे कॉल बैक करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन 90% तो उठाते हैं। या क्लाइंट का कॉल है, आगे पेमेंट भी आनी है, अगला ऑर्डर भी आना है, 95% उठाते हैं। बट ये तो मैं आपकी बात मान गया, बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हम पूरा बर्नआउट कल्चर पे चले जाएं। यस, मैंने तो डिलॉयट में 3 साल काम करा है ना। तो मैं 10 बजे घर आता था, फिर आके शावर लेता था, फिर मैं एक पैक बनाता था और डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप खोल के बैठ जाता था मॉडल को ठीक करने में। तो मेरी वाइफ कहती थी ऐसा भी क्या हो गया यार, कहाँ काम कर रहा है तू। प्रॉबली वो प्रेशर इतना नहीं था जितनी वो मेरी डेडिकेशन थी। लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं बिग फोर में जो दे बर्न दी आवर्स, मतलब 3-4 साल में इतना बर्न कर चुके होते हैं कि फिर सीख भी बहुत चुके होते हैं, लर्निंग कर्व पे इतना बढ़ चुके होते हैं कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं पूरी लाइफ फाइनेंस का। ई एन वाई तो नोन है, मतलब वहाँ पे तो आप काउच ही लगा दो ऑफिस में सोने के लिए। एक्चुअल में बहुत प्रेशर, छोटी टीम रखते हैं, बिजनेस भर भर के ले लेते हैं। और वो जैसे मैंने जब आई यूज टू बी वेरी फास्ट लर्नर, और मैं हर चीज़ लर्न करना चाहता था, तो उनको समझ में आ गया इसको लर्न करने का कीड़ा है, हर टीम में डाल दिया, ड्यू डिलीजेंस की टीम में डाल दिया, प्राइवेट इक्विटी में डाल दिया, वैल्यूएशन में डाल दिया, सब चीज़ों में डाल दिया। लेकिन मैं सीख गया, मतलब विद इन 2-3 ईयर्स मेरे को आई वॉज लाइक टोटली ऑन टॉप ऑफ इट कि ये चल कैसे रहा है। Sir, coming to my last question, what are your three messages or advices for the audience? अब audience हमारे startup founders भी हो सकते हैं, अभी जो धंधा चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। So any three piece of advices? मेरी वन पीस ऑफ एडवाइस ये है कि पर्सनल लाइफ को इग्नोर मत करो। जैसे नवल रविकांत की बड़ी फेमस एक बात कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपको हेल्थ के केस में चाहिए होती है, लेकिन जो जहाँ पे आपकी पर्सनल चीज़ें होती है ना, वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत कम मिलती है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है।
जैसे आपको स्पाउस ढूंढने में हो सकता है आपके 3 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो वो चीज़ें जो मैटर करती है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में, उनको इग्नोर मत करो एट द कॉस्ट ऑफ से मनी, कि मनी ही सब कुछ है, कि मैं पहले कमाऊंगा, पहले मैं ये बनूंगा, फिर मैं वो करूंगा। तो वो ऐसे होता नहीं है। तो डोंट इग्नोर पर्सनल लाइफ। दूसरा हेल्थ डोंट इग्नोर, बिकॉज आजकल शुगर, 22 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है इंडिया में। हार्ट अटैक्स तो ऐसे हो रहे हैं, कोई जिम में गिर जाता है, कोई आफ्टर कोविड। और स्ट्रेसफुल बहुत है लोगों के लिए, जॉब्स अनसर्टन बहुत ज़्यादा है, कभी भी कोई कंपनी डिपार्टमेंट बंद कर देती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। एंड तीसरा वही कि मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर आप नॉलेज ड्रिवन हो तो आपको बहुत ज़्यादा कम प्रॉब्लम आएगी। सो रीडिंग स्किल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अप टू डेट तो रहना पड़ता है लाइफ में चल क्या रहा है। अपस्किलिंग एंड क्रॉस स्किलिंग, कीप ऑन डूइंग। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत सारी बातें करी हमने and मेरे को पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज मेरी भी खुद कुछ क्वेश्चन से मैंने आपसे पूछे, कुछ रियलिटीज़ पता लगी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता थी। और मैं तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इनमें से कोई थोड़ी सी भी चीज़ निकाल के प्रैक्टिकली बंदा इंप्लीमेंट कर ले तो आई थिंक बहुत लोगों के फ्यूचर बच जाएंगे जो इतने डिल्यूजन में जीते हैं, एक कंपनी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उनको ग्राउंड रियलिटी बाद में हिट करती है। सो अगर ये कॉन्वर्सेशन से किसी को भी थोड़ी सी भी ग्राउंड रियलिटी का एक स्पार्क भी मिल जाए एंड वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, सो आई थिंक उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।